फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हरीश कुमावत आपके अपने श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा अपना श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आप लोगों के पास जनरल साइंस के, रीजनिंग के, जीके के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी हो रही है आप लोगों कि इस सपोर्टिंग सिस्टम को देख कर के कि आप लोगों ने अच्छे लाइक किए हैं, अच्छे व्यू आ रहे हैं। बस सब्सक्राइब करना आप कभी नहीं भूले, ये मेरी आप लोगों से विनती है। आप लोगों का इस श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम। टॉपिक की बात करें तो आप लोगों के सामने तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और जो नया जो टॉपिक आपका आज आ रहा है श्वसन तंत्र, एक एक करके अपन सारे तंत्र, ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है बहुत जल्दी आप लोगों के पास ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो लेकर के चलता हूँ मैं श्वसन तंत्र को। रियल में श्वसन क्रिया क्या है? आज तक आप लोगों ने शायद मेरे हिसाब से श्वसन की जो डेफिनेशन सुनी है, जो डेफिनेशन पढ़ी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो देखना, छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों के द्वारा जो पढ़ी हुई है वो बता रहा हूँ। सांस लेने की क्रिया, मतलब जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और CO2 गैस बाहर छोड़ी जाती है। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसे ही श्वसन कहा जाता है। आप लोगों ने शायद मेरे हिसाब से आज तक ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और CO2 गैस को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, बट ये सही डेफिनेशन नहीं है। रियल में श्वसन क्रिया क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भोजन का जो पाचन होगा, लास्ट जो पाचक प्रोडक्ट अपने शरीर में बनता है वो है ग्लूकोज, C6H12O6। ये भोजन है। इस भोजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के बाद जो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होगा उस प्रोसेस को अपन रेस्पिरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन श्वसन क्रिया कहते हैं। तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, उस रिएक्शन के ज़रिए समझाऊंगा कि श्वसन क्रिया वास्तव में कौन सी क्रिया होती है। देखो, C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जिसको मैं भोजन नाम दे सकता हूँ। जैसे ही भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा और ये ग्लूकोज इस श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। और जैसे ही इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो आप सबको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमेशा कौन सी गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो है आपका पानी, मतलब जल। और यहाँ से मिलती है अपन लोगों को एनर्जी। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये जो रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये रिएक्शन कंप्लीट रूप से आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन कहलाती है, श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के बाद यदि आप लोगों से कोई पूछे कि श्वसन क्या है तो भूल जाना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये श्वसन नहीं है। ये प्रोसेस केवल और केवल गैसीय विनिमय कहलाती है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है, CO2 गैस बाहर आ रही है, ये प्रोसेस केवल गैसीय विनिमय कहलाती है। और गैसीय विनिमय की जो क्रिया है वो संपन्न होती है श्वसनी सतह पर। श्वसनी सतह पर कहाँ संपन्न होती है? श्वसनी सतह पर। तो इसको मैं वापस डिफाइन कर रहा हूँ। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के पश्चात रासायनिक ऊर्जा निर्माण की क्रिया, ध्यान दें, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात रासायनिक ऊर्जा निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन क्रिया कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो अपन बात करें, देखो दो तरह की रिएक्शन आती हैं।
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऊष्माक्षेपी वो सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी वो सारी अभिक्रियाएं होती हैं अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपने जब कभी भी पढ़ा होगा रिएक्शन के बारे में, तो ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं, इस तीर के चिन्ह के ऊपर आपको ऊष्मा लिखा हुआ मिलेगा। ताप मिल सकता है, विद्युत धारा मिल सकती है, सूर्य का प्रकाश मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा का नाम जरूर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर यहाँ पर ऊष्मा का नाम ना लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर प्लस की जगह आपको माइनस ऊष्मा मिलेगा। माइनस ऊष्मा मतलब इन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो सारी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। और यदि अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो वो सारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो याद रखना, आपकी श्वसन क्रिया जो है, श्वसन अभिक्रिया है, वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी प्रकार की विक्रिया होती है। दूसरी बात अपन कर चुके हैं पिछले वाले टॉपिक के अंदर, तंत्रिका तंत्र का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, श्वसन एक अनैच्छिक प्रकार की क्रिया होती है, मतलब ये अपनी इच्छा के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होती है। तो श्वसन किस प्रकार की क्रिया होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी, और किस प्रकार की क्रिया होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है, मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग श्वसन क्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती है। इसके आगे यदि मैं बात करूं तो श्वसन की जो क्रिया उसको मुख्यतः 2 चरणों में बांटा है। नंबर 1 आता है निःश्वसन और नंबर 2 आता है उच्च श्वसन। श्वसन की क्रिया को दो भागों में डिवाइड करें अपन लोग, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन में क्या होगा? वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने सांस लूंगा अभी, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है, ये प्रोसेस कहलाती है निःश्वसन। और इस क्रिया के अंदर जो टाइम लगता है, समय जो लगता है, वो सिर्फ 2 सेकंड का लगता है, और ये एक सक्रिय प्रकार की क्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस कहलाती है। ये बातें आपको इधर याद रखनी है। तो निःश्वसन का मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है निःश्वसन। और समय की बात करें तो इस निःश्वसन की क्रिया में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड का, और सक्रिय क्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। उच्च श्वसन की बात करें तो शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो उच्च श्वसन कहलाती है। और इस उच्च श्वसन की क्रिया में 3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगेगा? 3 सेकंड का। जबकि ये कौन से प्रकार की क्रिया होती है? इनएक्टिव प्रोसेस होती है, निष्क्रिय क्रिया होती है। ये 2-2, 3-3 जो बातें हैं आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो श्वसन को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। निःश्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना, उच्च श्वसन शरीर से CO2 गैस को बाहर निकालना। याद रहे, श्वसन जब करते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और जब उच्च श्वसन की क्रिया सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस शरीर से बाहर आती है। निःश्वसन की क्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है, तो उच्च श्वसन की क्रिया में 3 सेकंड का समय लगता है। निःश्वसन एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि उच्च श्वसन एक इनएक्टिव या निष्क्रिय प्रोसेस कहलाती है। ऊष्माक्षेपी विक्रिया, श्वसन विक्रिया, अनैच्छिक क्रिया, श्वसन क्रिया। देखो एक क्वेश्चन बार बार और पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया की विपरीत अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। पादपों के अंदर संपन्न होने वाली फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है, वो श्वसन क्रिया की ऑपोजिट अभिक्रिया होती है।
श्वसन क्रिया के विपरीत अभिक्रिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। या तो क्वेश्चन यूँ आता है कि श्वसन क्रिया की विपरीत अभिक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको मिला है प्रकाश संश्लेषण। या फिर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की विपरीत अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में मिला है श्वसन क्रिया। तो चाहे इसका ऑपोजिट इसको मान लो, चाहे इसका ऑपोजिट इसको मान लो, याद इतना रखना है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। और आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे तभी अपना भोजन बना पाते हैं जब उनको दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उस अभिक्रिया को अपन ऊष्मा शोषी विक्रिया कहेंगे। तो ये श्वसन आपको पता चल चुका ऊष्मा क्षेपी विक्रिया है, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया होती है? ऊष्मा शोषित। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषीय, जबकि आपकी श्वसन क्रिया ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। अब देखो एक बड़ा विशेष पॉइंट और बताता हूं मैं आपको यहां से। अपने शरीर में जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और ये सारी की सारी एनर्जी एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कहाँ जाकर के स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्र कणिका कह सकते हैं इसको। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी की बात करूं तो कोशिका का बिजली घर, कोशिका का शक्ति घर। ध्यान से सुनेंगे। जब श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो गई, आपको पता चल चुका है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो ऊर्जा अपन को मिलेगी वो सारी की सारी ऊर्जा एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कहाँ जाकर के स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का शक्ति घर, या फिर और नाम दें तो उसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर। इसके अलावा दो टर्म और आती है, एक एएमपी आता है, एक एडीपी आता है। एक एटीपी आपके सामने लिखा हुआ है। एम का मतलब मोनो, एक फॉस्फेट ग्रुप है। डी का मतलब डाई, दो फॉस्फेट ग्रुप है। टी का मतलब ट्राई, तीन फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसका नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बन सकता है कि अपने शरीर में श्वसन क्रिया के बाद जो एनर्जी का स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? एएमपी, एडीपी, एटीपी या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन कौन सा राइट क्लिक करना है? एटीपी वाला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह आपके श्वसन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, उसके अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किस किस प्रकार से श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक अंग की बात बताता हूँ कि श्वसन के इस चरण में, श्वसन की इस क्रिया में कौन कौन से पॉइंट भाग लेंगे और क्या क्या बातें आपको एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। देखिए, श्वसन की अपन बात करें तो श्वसन क्रिया के अंदर मुख्यतः दो पॉइंट शामिल होते हैं। एक आता है सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग, और दूसरे आते हैं मुख्य श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग। एक सहायक श्वसन अंग और दूसरा मुख्य श्वसन अंग। याद रखना, मुख्य श्वसन अंग केवल और केवल कौन है? फेफड़े हैं। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहा जाता है।
लंग्स। बाकी सारे जो ऑर्गन्स की अपन बात करेंगे वो सब श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य श्वसन अंग के तौर पर अपन किसका अध्ययन करेंगे? फेफड़ों का अध्ययन करेंगे। तो सहायक श्वसन अंगों की बात करूं तो मैं पहले श्वसन मार्ग का क्रम आप लोगों के सामने लिख देता हूं, किस किस प्रकार से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन मार्ग का क्रम, श्वसन मार्ग के क्रम की बात करें तो सबसे पहले श्वसन की क्रिया, सांस लेने की, छोड़ने की जो प्रोसेस है, लेने की जो प्रोसेस है, वो कहाँ से संपन्न होती है? बाह्य नासा छिद्र। एक एक करके अपन पढ़ लेंगे इनको सबको। बाह्य नासा छिद्र से वायु प्रविष्ट होती है नासा गुहा में, नासा गुहा से वायु जाती है अंतनासा छिद्र में, अंतनासा छिद्र से वायु जाती है कंठ में, ग्रसनी में, ग्रसनी से वायु जाती है कंठ में, कंठ से जाती है श्वास नली में, श्वास नली से वायु जाती है श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसन श्वसनिका में, श्वसन श्वसनिका से जाती है कूपिका वाहिनी में, एल्वियोलाई। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है श्वसन तंत्र की मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कौन है? तो श्वसन तंत्र की मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कूपिका वाहिनी, एल्वियोलाई कहलाती है, जिनकी संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ होती है। कूपिका वाहिनियाँ किन में पाई जाती हैं? फेफड़ों में पाई जाती हैं। याद रखना, श्वास नली के बाद का जो पार्ट है वो श्वसनी आता है, श्वसनी जाकर के फेफड़ों में खुलती है। दो श्वसनियाँ हैं, एक बाएं फेफड़े में खुलती है तो एक दाएं फेफड़े में खुलती है। आगे जाकर के सारे पार्ट्स आपके लंग्स के हैं, श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका, कूपिका वाहिनी। और इन कूपिका वाहिनियों की संख्या की अपन बात करें तो यहाँ पर 30 करोड़ कूपिका वाहिनियाँ एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान संपन्न होता है। तो सहायक श्वसन अंगों के अंदर ये आपके बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, अंतनासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और श्वसनी को काउंट किया गया है, जबकि फेफड़े आपके मुख्य श्वसन अंग। ये बाकी सारे जो पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ये सब के सब फेफड़ों के अंतर्गत ही आते हैं। श्वसन मार्ग के क्रम की बात करें तो सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र की बात कर लेता हूँ मैं। बहुत अच्छे पॉइंट है यहाँ के। बाह्य नासा छिद्र का मतलब प्रत्येक मनुष्य में एक नाक होता है, एक नोज है अपने, और इस एक नोज के अंदर 2 छिद्र हैं, ये इधर वाला और एक इधर वाला। मतलब एक नाक के अंदर 2 बाहरी छिद्र हैं जिनको अपन बाह्य नासा छिद्र के नाम से जानते हैं। और नासा छिद्र की जस्ट बाद की बात करें तो दोनों नासा छिद्रों के बीच में एक दीवार लगी हुई है, एक पट लगा हुआ है। इस पट को नासा पट कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? नासा पट के नाम से जानते हैं। तो 2 अपने बाह्य नासा छिद्र हो गए। सबसे पहले वायु इधर ही इंटर होगी और दोनों नासा छिद्रों के बीच जो दीवार है, जो पट है, उस पट को अपन नासा पट के नाम से जानते हैं। और ये नासा गुहा में जाकर के खुलता है। ये मतलब यहाँ जाकर के नासा गुहा के अंदर खुल जाएगा। अब नासा गुहा की यदि अपन बात करें तो नासा गुहा के अंदर क्या क्या उपस्थित हैं? रोम, छोटे छोटे रोम या बाल, श्लेष्मा झिल्ली और कुछ ग्रंथिल संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। नासा गुहा के अंदर कौन कौन उपस्थित है? छोटे छोटे, आपको भी पता है कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा झिल्ली उपस्थित होती है और कुछ ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्यों पाई जा रही हैं? क्या इनका काम है? किस प्रकार से ये काम को संपन्न करती हैं? रोम या बालों की बात करें तो ये वायु के वेग को कम करते हैं। यदि वायु
का वेग ज़्यादा है तो उस वायु के वेग को कम करने का काम संपन्न कौन करते हैं? छोटे छोटे रोम या बाल करते हैं। याद रखना, नाक के बाल, नाक के जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, उन्हें सीलिया कहा जाता है। नाक के बालों को, नाक के रोम को किस नाम से जानते हैं? सीलिया के नाम से जानते हैं। जबकि नाक में बहने वाले तरल पदार्थ को, नाक के अंदर जो तरल पदार्थ बहता है उस तरल पदार्थ को कहा जाता है म्यूकस, म्यूकस या श्लेष्मा। ये दो क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। नाक में उपस्थित बालों को सीलिया कहा जाता है और नाक के अंदर जो तरल पदार्थ बहता है उस तरल पदार्थ को म्यूकस या श्लेष्मा के नाम से जानते हैं। और ये म्यूकस या श्लेष्मा कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा झिल्ली से निकलता है। कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा झिल्ली से निकलता है। काम क्या संपन्न करता है ये श्लेष्मा झिल्ली? और इस ग्रंथिल संरचनाओं की वजह से जो बाहर से अपन जो वायु ले रहे हैं उसका टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। याद रखना, गर्म जलवायु में श्वसन क्रिया करने वाले जो जीव होते हैं वो जैसे ही श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं तो आपको भी पता है कि गर्म जलवायु के अंदर वो श्वसन क्रिया करेंगे तो उनके नाक के अंदर गर्म जलवायु जाएगी और गर्म जलवायु जाती है तो ये श्लेष्मा झिल्ली, मतलब जो श्लेष्मा है और जो छोटे छोटे रोम बाल हैं, ग्रंथिन संरचनाएं हैं, वो उस गर्म जलवायु के ताप को उस प्राणी के शरीर के ताप के अनुकूल बना देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि मान लो गर्म जलवायु अंदर चलेगी तो कुपिका वाहिनियाँ पिचक जाएंगी, श्वसन क्रिया बाधित हो सकती है। इसी प्रकार ठंड के इलाकों में जो प्राणी श्वसन क्रिया करते हैं तो ये टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो ग्रंथिल संरचनाएं हैं, जो श्लेष्मा झिल्ली है, वो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम संपन्न करते हैं। तो आपको इतना सा याद रखना है कि नाक के अंदर जो बाल उपस्थित हैं, जो श्लेष्मा झिल्ली पाई जा रही है, और इसके अलावा जो ग्रंथिल संरचनाएं होती हैं वो बाहर से आने वाली वायु के ताप को शरीर के ताप के अकॉर्डिंग बना देते हैं। चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राणी है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर से आने वाली वायु का टेम्परेचर वो लगभग इक्वल सा बना देते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर श्वसन क्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचती है। ये बातें आपको नासा गुहा की याद रखनी है। अंतःनासा छिद्र की बात करें तो ये जो बाहर वाले नासा छिद्र वो अंदर जाकर के खुलते हैं और अंदर जाकर के खुलते हैं तो अंतःनासा छिद्र कहलाते हैं। अंतःनासा छिद्र से ये वायु कहाँ प्रविष्ट होती है? ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी की 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इतना मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो ग्रसनी क्या है। ग्रसनी का जो पॉइंट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में भी अपन इसकी थोड़ी बहुत बात करेंगे। ग्रसनी, ग्रसनी के 3 टाइप हैं, मतलब ये ग्रसनी 3 जगहों पर खुलती है। एक होती है मुख गुहीय ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी की यदि अपन बात करें तो ये 3 जगहों पर खुल रही है। मुख गुहीय ग्रसनी का मतलब ये मुख गुहा में खुलती है, ये बक्कल कैविटी ये वाली, ये अपनी मुख गुहा है। नासा ग्रसनी ये नाक वाले भाग के अंदर खुलती है और कंठ ग्रसनी ये कंठ के अंदर खुलती है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि ग्रसनी 3 भागों में डिवाइड होती है। मुख गुहीय ग्रसनी मुख गुहा में खुलती है, नासा ग्रसनी नासा मार्ग में खुलती है या नासा गुहा में खुलती है, और कंठ ग्रसनी कंठ के अंदर खुलती है। ग्रसनी की एक विशेष बात है, ध्यान से सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये अपनी 2 पाइप हैं, देखो, एक श्वसन क्रिया वाली श्वास नली है और एक भोजन नली है। ये श्वास नली लिख देता हूं मैं। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भोजन नलिका में सिर्फ भोजन जाता है, श्वास नलिका में सिर्फ श्वास जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भोजन नलिका में तो श्वास जाएगा, श्वास नली के अंदर भोजन चला जाएगा। यहाँ पर एक
ढक्कन नुमा उपकरण उपस्थित होता है, ग्रंथिल संरचना पाई जाती है। इस ग्रंथिल संरचना को कहा जाता है ग्लोटिस। क्या कहा जाता है? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ग्लोटिस को भोजन क्रिया करते समय, जिस टाइम अपन भोजन क्रिया करते हैं उस टाइम एपिग्लोटिस ढक कर के रखता है। हिंदी में इसे कहा जाता है घाटी द्वार, घाटी द्वार, और इसको कहा जाता है घाटी ढक्कन। घाटी द्वार को ढकने वाला ढक्कन कौन सा है? घाटी ढक्कन। तो जिस टाइम आप श्वसन क्रिया करते हैं तो ये इस वाली नलिका को बंद करके रखता है। कब? जब आप भोजन कर रहे हैं तो ये इस श्वास नली को बंद करके रखता है ताकि भोजन का कोई भी कण श्वास नली में प्रविष्ट ना हो जाए। ये भोजन सारा का सारा भोजन नलिका के अंतर्गत ही चला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? नोट लगा करके हमेशा याद रखना है इस बात को, घाटी द्वार या ग्लोटिस को भोजन क्रिया करते समय एपिग्लोटिस ढक कर रखता है। एपिग्लोटिस का मतलब घाटी ढक्कन ढक करके रखेगा, जिसकी वजह से भोजन का कोई भी अंश, कोई भी टुकड़ा आपकी श्वास नली में प्रविष्ट ना हो जाए। इसलिए इस एपिग्लोटिस को कहा जाता है ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन, मतलब यातायात प्रबंधक कहा जाता है इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो वो ग्लोटिस नहीं है, वो एपिग्लोटिस है, क्योंकि ग्लोटिस ऑलरेडी वहाँ पर संरचना उपस्थित है और उसको भोजन क्रिया करते समय कौन ढक करके रखता है? एपिग्लोटिस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन या यातायात प्रबंधक की संरचना को कहा जाता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन को कहा जाता है। काम आपको पता चल ही चुका है, भोजन क्रिया करते समय यह किसको ढक करके रखता है? ग्लोटिस को, ताकि भोजन का कोई भी टुकड़ा आपकी श्वास नली में प्रविष्ट ना हो जाए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ का, ग्रसनी एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र वह स्थान है जहाँ पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आहार नलिका का वह भाग जहाँ पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो भाग कौन सा है? ग्रसनी वाला पार्ट है, जहाँ पर भोजन नलिका और श्वसन नलिका एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। ये बातें आप लोगों को ग्रसनी की याद रखनी है। बाकी इस ग्रसनी की जो पॉइंट है वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल वायु की ही बात करें, एयर की बात करें कि वो किस किस सहायक अंगों के द्वारा अपने फेफड़ों तक पहुँचती है। तो ग्रसनी, मुख गुह्य ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ये मुख गुहा में खुलती है, नासा कक्ष में खुलती है, ये आपके कंठ में खुलती है। बाकी सारी बातें आपको समझ में आई चुकी हैं। ग्रसनी के बाद जो वायु प्रविष्ट होती है वो जाती है अपने कंठ में। कहाँ जाती है? कंठ में जाती है। और कंठ की 2-3 बातें आपको इसकी भी याद रखनी है। देखो, कंठ की यदि अपन बात करें तो इसे लेरिंक्स के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या निकलता है कंठ का? कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। आरआरबी के पेपर का क्वेश्चन है ये, वॉइस बॉक्स। वॉइस का मतलब ध्वनि, बॉक्स का मतलब डिब्बा बोल सकते हैं, या फिर इसे ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र के नाम से जानते हैं। ये आप सबको पता है कि अपनी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है।
यदि कंठ को दबा दिया जाएगा तो ध्वनि के अंदर भी आपको बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो वॉइस बॉक्स ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र किसे कहा जाता है? कंठ या लैरिंक्स को कहा जाता है। जबकि बात करूं पक्षियों की, तो पक्षियों में कंठ को सीनिक्स के नाम से जानते हैं। सीनिक्स। मनुष्य के अंदर कंठ को लेनिक्स कहा जाता है, जबकि पक्षियों के अंदर कंठ को सीनिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो कंठ की अपन बात करें तो यहाँ का देखो ये एक भाग आपको उभरा हुआ सा दिख रहा है, नर के अंदर है ये थायराइड ग्रंथि का अग्रभाग होता है जो पुरुष के अंदर उभरा हुआ होता है, महिला के अंदर नहीं होता है। इस कंठ के या थायराइड ग्रंथि के उभरे हुए भाग को कंठमणि कहा जाता है। कंठमणि या एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं इसको। तो याद रखना आपको कि नर के अंदर थायराइड ग्रंथि का जो अधर भाग होता है वो फुला हुआ रहता है, कुछ बाहर निकला हुआ रहता है, जिसको कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। ये नाम ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडम्स एप्पल या कंठमणि। जबकि स्त्री के अंदर ये भाग आपको कभी भी नज़र नहीं आने वाला है। इसके अलावा कंठ के अंदर उपस्थित होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का मतलब वाक रज्जु पाए जाते हैं, और ये वाक रज्जु दो तरह के होते हैं। एक रियल वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वास्तविक वाक रज्जु, और दूसरे होते हैं मिथ्या वाक रज्जु। मिथ्या का मतलब झूठ। तो ध्यान रखना कंठ के अंदर वाक रज्जु उपस्थित है, और इन वाक रज्जुओं का काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि या आवाज उत्पन्न करना। अब ध्यान से सुनेंगे, वास्तविक वाक रज्जु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न करने का काम कौन से वाक रज्जु करते हैं? वास्तविक वाक रज्जु करते हैं, जबकि मिथ्या वाक रज्जु के द्वारा किसी प्रकार की कोई ध्वनि पैदा या स्वर उत्पन्न नहीं होता है। तो ये इतनी बातें आपको कंठ की याद रखनी है। कंठ को अंग्रेजी में लेनिक्स कहा जाता है, पक्षियों में इस कंठ को सिनिक्स के नाम से जानते हैं। कंठ को वॉइस बॉक्स ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र के नाम से जाना जाता है। कंठ के अंदर थायराइड ग्रंथि का अधर भाग फुला हुआ होता है, जिसे कंठमणि या एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। कंठ में वाक रज्जु उपस्थित होते हैं, और ये वाक रज्जु ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न करने का काम संपन्न करते हैं। दो तरह के हैं, वास्तविक वाक रज्जु और मिथ्या वाक रज्जु। वास्तविक वाक रज्जु के द्वारा ध्वनि पैदा होती है, जबकि मिथ्या वाक रज्जु के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं की जाती है। बाह्य नासा छिद्र से नासा गुहा में आए थे, नासा गुहा से अंतनासा छिद्र में, अंतनासा छिद्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, और कंठ से जो वायु प्रविष्ट होती है वो वायु जाती है अब श्वास नली में। कहाँ प्रविष्ट होगी? श्वास नली में। तो अपन बात करें श्वास नली की, श्वास नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और इस नलिका के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस नलिका के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार के उपास्थि से बने हुए छल्ले उपस्थित होते हैं। उपास्थि युक्त छल्ले या वलय पाए जाते, रिंग टाइप होते हैं, जो किस आकार के हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार के हैं। अब ये काम क्या करते हैं? ये उपास्थि वलय श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम संपन्न कौन करते हैं? सी आकार के उपास्थि छल्ले करते हैं। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन इधर क्लियर करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी नहीं है। जो क्वेश्चन है वो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कम से कम ये क्लियर हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत किस किस ऑर्गन से होकर वायु अपने फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है। बाकी श्वसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ना मिलकर के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे।
हालांकि क्वेश्चन जो मैं टिक करता जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीछे की बैक के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों के सामने वो सारी बातें मैं क्लियर कराऊँ जहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है जिसके अंदर सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं और ये उपास्थि से बने हुए छल्ले इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से कि यदि श्वास नली के सी आकार के छल्लों को निकाल दिया जाए, मान लो किसी सजीव या मनुष्य की श्वास नली के सी आकार के छल्लों को निकाल दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यदि श्वास नली के सी आकार के छल्लों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो श्वसन क्रिया बाधित हो जाएगी, और यदि श्वसन क्रिया बाधित हो गई, श्वास नलिका पिचक गई तो गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, और गैस का आदान प्रदान बंद हो गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब देखो ये श्वास नली आगे चल कर के खुलती है श्वसनी में। श्वास नली कहाँ खुलती है? श्वसनी में। और श्वसनी दो भागों में डिवाइड होती है, एक बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में खुलती है और दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में खुलती है। तो श्वास नली दो भाग में, आगे एक छोटा सा डायग्राम में आपको बताऊंगा। श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में जाकर के खुलती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में जाकर के खुलती है। जैसे छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ रूपरेखा के तौर पे। ये आपके कंठ हैं, ये श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली, और यह आगे जाकर के दोनों फेफड़ों में खुलती है, ये देखो। और ये है आपकी श्वसनी। तो कंठ से सीधी वायु किस में आई? श्वास नली में। श्वास नली आगे जाकर कितने भाग में डिवाइड होगी? दो भागों में। बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में खुल जाती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में खुल जाती है। अब आता आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, मुख्य श्वसन अंग, जिसे अपन फेफड़े के नाम से जानते हैं। तो इसकी अपन अच्छी से स्टडी करेंगे। देखो फेफड़ों की बात की जाए, फेफड़ों का कितना वजन होता है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा वापस बना देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कितने फेफड़े हैं? एक या दो? दो फेफड़ा, फुफ्फुस, लंग्स। पहली बात, रक्त परिसंचरण का जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फेफड़ों के अंदर भी रक्त का शुद्धिकरण होता है। आप लोगों को शायद पता नहीं कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ये विशेष याद रखना है कि फेफड़ों के अंदर भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस संपन्न होगी, ध्यान से सुनते जाइए। फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। पुल्मोनोलॉजी, विज्ञान की जिस शाखा में फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? पुल्मोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसी पुल्मोनोलॉजी की टर्म के अकॉर्डिंग मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं। प्लूरल गुहा या वक्ष गुहा। फेफड़ों की स्थिति की बात की जाए तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? प्लूरल गुहा या वक्ष गुहा। ये देखो, ये अपने दो फेफड़े यहाँ ऐसे, ये फेफड़े हैं, ये प्लूरल गुहा या वक्ष गुहा कहलाती है। वजन की यदि बात करूं तो वजन इनका 1.3 किलोग्राम से लेकर और 1.5 किलोग्राम तक है। याद रखना, फेफड़ों का जो वजन है वो समथिंग 1.5 किलोग्राम के समथिंग मान सकते हैं, मतलब 1300 ग्राम से लेकर के और 1500 ग्राम तक अपने फेफड़ों का वजन होता है। बायां जो फेफड़ा होता है, बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां होती हैं
जबकि दाएं फेफड़े के अंदर 3 पालियां होती हैं। बाएं फेफड़े में 2 पाली है, बाएं फेफड़ा हल्का सा संकड़ा होता है और दाएं फेफड़े के अंदर 3 पाली होती है, जिसे मैं बना देता हूं पाली। ये इस प्रकार से लोब होते हैं। ये दाएं फेफड़े के अंदर 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां स्थित होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्यान से सुना, बायां जो फेफड़ा अपना, उस बाएं फेफड़े के अंदर एक अवकाश मान सकते हैं, एक केविटी मान सकते हैं। इस केविटी को कहा जाता है मीडियास्टाइनम केविटी। मीडियास्टाइनम केविटी क्या कहा जाता है? मीडियास्टाइनम केविटी। इस मीडियास्टाइनम केविटी के अंदर स्थित होता है अपना हार्ट। क्या स्थित होता है? हार्ट स्थित होता है। तो आपको अपने दिल की, अपने हार्ट की स्थिति का भी पता चल चुका है। अपना हृदय दोनों फेफड़ों के बीच उपस्थित मीडियास्टाइनम केविटी में सुरक्षित है। कहाँ स्थित है? दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, दाईं ओर की बाईं ओर। अब आपको पता है कि दिल बाईं ओर होता है कि दाईं ओर? दाईं ओर होता होगा ना। अच्छा, कईयों का दाईं ओर भी है, कईयों का तो है ही नहीं, पता नहीं किसके पास है, ले गए हैं कई। अब किसी को दिया है तो किसी से लिया भी होगा ना। दिल तो सबके पास है, खुद का खुद के पास ही होगा। लेकिन याद रखना, दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर, कौन सी ओर? बाईं ओर जो मीडियास्टाइनम केविटी होती है, वहाँ पर अपना हार्ट सुरक्षित होता है। तो दाएं फेफड़े का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बाएं फेफड़े को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हृदय जो खांच होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में बाएं फेफड़े की ओर जो हृदय खांच होती है, उस हृदय खांच के अंदर अपना हार्ट सुरक्षित होता है। इसके अलावा अपन बात कर चुके हैं फेफड़ों के अंदर जो बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, मतलब फेफड़ों की मूलभूत, क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई कहलाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फेफड़ों की मूलभूत, क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई कहलाती है, उसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो है आपकी कूपिका वाहिनी। कूपिका वाहिनी, एल्वियोलाई। क्या कहलाती है? एल्वियोलाई कहलाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो फेफड़ों के अंदर विशिष्ट प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, जिसे प्लूरल द्रव कहा जाता है। प्लूरल द्रव। इसके जस्ट पहले अपन ने जो वीडियो अपलोड किया था, तंत्रिका तंत्र की बात की थी मैंने, मस्तिष्क के अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ था, जिसका नाम क्या था? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो उधर अपने मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा कर रहा था, जबकि ये क्या है? प्लूरल द्रव। कहाँ भरा हुआ है? फेफड़ों में भरा हुआ है। और ये क्या करता है? फेफड़ों की बाहरी आघातों से, फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। याद रखना, CSF ब्रेन की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। वो ब्रेन के अंदर भरा पड़ा था। प्लूरल द्रव फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, क्योंकि फेफड़ों में भरा हुआ है। और इसकी जो मात्रा होती है वो 150 ml होती है। याद रखना, प्लूरल द्रव का काम क्या है? फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। मात्रा कितनी है? 150 ml। किन में भरा हुआ है? फेफड़ों के अंदर भरा हुआ है। फेफड़ों का अध्ययन क्या है? पल्मोनोलॉजी है। फेफड़े कहाँ स्थित हैं? प्लूरल या वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 फेफड़े। वजन कितना है? लगभग 1.3 किलोग्राम या 1300 ग्राम से लेकर और 1500 ग्राम तक मान सकते हो आप। मूलभूत या क्रियात्मक इकाई कौन है? कूपिका वाहिनी। एल्वियोलाई संख्या में आपको बता चुका हूँ, समथिंग 30 करोड़ होती है। अब देखो, विशेष 2 बात और आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ धमनी और शिरा क्या होती हैं। धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपको एक बात इधर से बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अपवाद बता रहा हूं मैं आपको। फुफ्फुस जो धमनी होती है, उसके अंदर जो रक्त बहता है वो अशुद्ध बहता है। और फुफ्फुस शिरा के अंदर जो रक्त बहता है
वो शुद्ध रक्त बहता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मनुष्य के जो फेफड़े हैं उनके अंदर भी रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त, याद रखना, फेफड़ों के अंदर रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है तो वहाँ पर जो ब्लड आएगा फेफड़ों में कैसा आएगा, अशुद्ध आएगा। तो शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी कहला करके डालती है, वो फेफड़ों में लाती है। तो याद रखना, बाकी सारे, हालांकि टॉपिक ही आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन यहाँ फेफड़ों की बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ा डाटा क्लियर कर रहा हूँ। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है। और ये अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त आपकी फुफ्फुस धमनी कहाँ ला करके डालती है, फेफड़ों में ला करके डालती है। फेफड़ों में ब्लड का जैसे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन होने के बाद रक्त बनेगा कैसा, शुद्ध। और इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ डाला जाएगा, हार्ट के बाएं आलिंद में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा, हार्ट के बाएं आलिंद में। तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंदर किन किन अंगों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आगे अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो इसी से रिलेटेड होगा, और वहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आप उस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि वहाँ से आने वाले जो क्वेश्चन वो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने आते हुए देखे हैं। उसके अंदर अपन श्वसन के टाइप पढ़ेंगे, श्वसन दर पढ़ेंगे, श्वसन दर का किस प्रकार से मापन होता है और वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। श्वसन क्रिया पर कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है वो सारी की सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दबा करके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इस श्री श्याम क्लासेज के चैनल को इतना ज़्यादा परवान पर आप चढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को शेयर करना इनको ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, व्यू देखें और लाइक ज़रूर मारें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको कितना ऊंचा उठाता है वो हम लोग ही जानते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।